नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल शो सत्ता का महासंग्राम, जहां बात होती है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। और इस समय महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सारी पॉलिटिक्स है सस्पेंस की, पॉलिटिक्स है इंतजार की। हर किसी को इंतजार है। इंतजार किस चीज का है? तो इंतजार है चेहरे का। लेकिन ऐसे में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है जो महाराष्ट्र जाएंगे, बैठकें होंगी, बैठकों में बातचीत होगी, उसके बाद तय होगा कि अगला सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा। मैदान का ऐलान हो चुका है, तारीख का इंतजार हो चुका है। हालांकि 2 दिन का समय है जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में यह तय होगा कि किस तरह से कौन सीएम होगा। इसको लेकर हालांकि अलग अलग बयान जरूर अभी सामने आए हैं। अगर बात की जाए तो कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जब सतारा पहुंचे थे, खबर यह भी आई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बयान यह दिया कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। महायुति के अंदर भारतीय जनता पार्टी और खासकर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उनको स्वीकार होगा। इस तरह की पॉलिटिक्स जो है फिलहाल महाराष्ट्र में नजर आ रही है। लेकिन इस समय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। आइए सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो एकनाथ शिंदे साहब बड़े खुले दिल से बात करते हैं और स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि हमारी मीटिंग हो चुकी है, बैठक जो है शिवसेना की हो चुकी है, एक तरफ अजित पवार की बैठक हो चुकी है, अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की बैठक का। अब इस बैठक के बाद पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सीएम बनाएगी लगभग स्थिति वही क्लियर होगी। यानी एक बात तो तय है कि सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही बनना है, एकनाथ शिंदे जी के बयान के मुताबिक। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है, फिलहाल इस वक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र के अगले सीएम के मंथन के बीच में बैठक से पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। और यह देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का वो लेटर जिसमें आज पर्यवेक्षकों की नियुक्तियों को लेकर आदेश जारी किया गया, जिसमें 2 नाम फाइनल किए गए। पहला है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का और साथ ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का। अब वो महाराष्ट्र की राजनीति में पहुंचेंगे, महाराष्ट्र की जो राजनीति चल रही है इस वक्त उस पर ब्रेक लगाएंगे, बैठक में सब कुछ क्लियर होगा। आइए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाएंगे कि किस तरह से पर्यवेक्षकों की जो नियुक्ति की गई उसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। और अभी वेट एंड वॉच वाली जो स्थिति जो है वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन देखिए, ये आपको जो 2 चेहरे जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि निर्मला सीतारमण जी हैं जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया है, और साथ ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब, दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई। और इस तरह का इतिहास अगर हम उठा के देखें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, वहां चुनाव थे, चुनाव से पहले कुछ इसी तरह की तस्वीर बनी थी। तो 2-2 सभी जगह, तीनों प्रदेशों में पर्यवेक्षक भेजे गए थे और पर्यवेक्षक के बाद वहां पर जाके क्लियर हुआ था। हालांकि वहां पर्ची हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में क्या ऐसा होगा ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। मेरे सहयोगी बाबूलाल ने मुझे ज्वाइन कर लिया, उनसे जानते हैं वो अभी इस समय महाराष्ट्र में मौजूद हैं और वहां किस तरह की सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है। बाबूलाल जरा दिखाइए, 10 दिन बीत चुके हैं परिणाम के बाद से, अब तक सीएम का चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी क्या चल रहा है वो अपडेट दीजिए आप।
पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। जिस तरह से जानकारी ये मिल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही दोबारा से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके बीच कई दूसरे चेहरों पे भी नाम क्वेश्चन मार्क जुटाकर सामने लिए जा रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र राज्य के शिंदे गढ़ से जो उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उसमें भी है एकनाथ शिंदे के जो सुपुत्र है श्रीकांत शिंदे, उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने आज ट्विटर करके क्लियर कर दिया है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, मैं मेरे पक्ष के लिए संसद में ही काम, लोकसभा में ही रहूंगा और दिल्ली में रहकर ही काम करूंगा। वहां पे भी मुझे मंत्री पद की ऑफर थी केंद्र में, लेकिन उसको भी मैंने ठुकरा दिया और मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर किसी चेहरे को सामने लेकर आएंगे, इस पर भी बिल्कुल। देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा तो है ही, लेकिन पंकज यादव जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, इस समय जो लगातार स्थिति होल्ड पे चल रही है और अब ऐसे में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, कल की 4 तारीख की अगर हम बात करें तो बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है और अभी ये जो स्थिति चल रही है इंतजार वाली, ये क्यों उत्पन्न हुई है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? देखो, ये इंतजार के पीछे पूरे महाराष्ट्र को मालूम है कि एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना पक्ष के लीडर है और अध्यक्ष है, वो उनका दावा है कई सारे सीटों पे, और जैसे कि होम डिपार्टमेंट है, यूडी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनमें उनके जितने भी मजबूत दावेदार है जो आमदार, उनको वो वहाँ पे बिठाना चाहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी है कि अगर वो खुद मंत्रिमंडल में नहीं आते तो वो डीसीएम का नाम उनके जो लड़के हैं उनका वो रखना चाहते हैं, श्रीकांत शिंदे जी। और आप अगर बीजेपी के बारे में अगर देखेंगे तो बीजेपी काफी विलंब इसलिए कर रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2029 की तैयारी उनकी हो रही है कि शायद 2029 में और बहुत अच्छी ताकत से उनको उतरना है, इसलिए कोई चांस नहीं ले रही। क्योंकि बीजेपी इतना बड़ा आंकड़ा बहुमत लेने के बाद में भी आप ये सुन रहे हो सुर्खियों से कि 4 तारीख को मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है, तो इतना बड़ा बहुमत लेने के बाद में मुझे ये कुछ सही नहीं लगता है कि इतना लेट नहीं होना चाहिए। और शिंदे गठ को छोड़ के तो ये लोग सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि देश भर में एक अलग से मैसेज बीजेपी के खिलाफ जा सकता है कि सहयोगी दल को ये जीतने के बाद में छोड़ते हैं। इसलिए 100% शिंदे गठ को लेके ही और अजित पवार जी को लेके ही ये सरकार बनी। देखिए, सरकार तो उनको लेकर ही बनेगी, लेकिन नाराजगियों की चर्चा भी है। फिर सवाल ये कि एकनाथ शिंदे जब बयान देते हैं तो बहुत क्लियर कहते हैं कि हमारी तरफ से सारी चीजें ऑल इज वेल हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सीएम बनाएगी हम तैयार हैं। तो स्थिति तो लगभग क्लियर ही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहां से सीएम के चेहरे के तौर पर आप किसको देखते हैं और उसके पीछे क्या आप आकलन कर सकते हैं? सीएम का चेहरा देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, क्योंकि उनका अभ्यास और दिल्ली का उनके ऊपर जो एक विश्वास है और सबको सिमट के एक साथ रखने की, मतलब माला का वो मेन, हम बोलते कि मोती का माला जो है उसका मेन धागा जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी कैलिबर नेता है। सबके साथ में लीडरशिप क्वालिटी एक अलग से उनमें है और कई सारे डिपार्टमेंट्स को वो बहुत अच्छे नजदीकी से समझते हैं। तो सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस जी एक दावेदार कैंडिडेट है। क्लियर है, हालांकि चुनाव में भी वो सबसे ज्यादा आक्रामक नेता, आक्रामक बयानों के लिए अपने जाने गए और मतलब मुख्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे, ये आपका कहना है, मैं मानता हूं। लेकिन जब चेहरा वही है तो फिर इतनी देरी क्यों? ये 10 दिन का जो वक्त है ये किस लिए? फिर सवाल ये भी है जनता के मन में। जनता के मन में ये जो सवाल है वो काफी सही है, लेकिन आप समझोगे कि बीजेपी काफी अभी प्रैक्टिकली ये चीज को सोच रही है, क्योंकि उनको कोई भी चीजों में ये चीज का चांस नहीं लेना है। जैसे कि उन्होंने पहले 2 तारीख डिसाइड हुआ था, अभी 4 तारीख डिसाइड हुई। और क्या है सर कि वो भी ये सोच रहे हैं कि शायद एकनाथ शिंदे जी सामने आके खुल के बात करे कि मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए वो, तो बॉल अभी किसके कोर्ट में है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अगर एकनाथ शिंदे जी आगे आके, उन्होंने मौन रखा है,
इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही है और विलंब हो रहा है। अगर एकनाथ शिंदे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो उनको कौन से मंत्रिमंडल चाहिए इसके लिए अगर खुलासा करते हैं तो ये चीजें सिर्फ 2 घंटे में छूट सकती है, लेकिन ये चीजों का खुलासा नहीं हुआ है और अजित पवार जी के भी कई सारे दावेदार हैं, उनका भी खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके मैं लिए अपडेट ले लेता हूं सर। बाबूलाल मेरे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल, अभी पवार को दिल्ली बुलाया गया है, वो दिल्ली आ रहे हैं मुलाकात के लिए। क्या कुछ कारण है इसके पीछे की, कोई वजह अभी तक सामने आ पाई? क्या आपके सोर्स कहते हैं? देखिए विकास, इसकी जानकारी ये मिल रही है कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों पार्टी के नेताओं को कहा था कि आप किसको मंत्री बनाना चाहते हैं और अगर जिसको मंत्री बनाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी, डिटेल्स में पूरी जानकारी उन्होंने मंगाई है। और उसी को लेकर जो ये नेता है अजित पवार भी वहां पर पहुंचे। शायद मंत्रियों के नाम उनको बताना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड जानेंगे गृह मंत्री के। उनके ऊपर किसी तरह का कोई विवादित टिप्पणी नहीं, कोई आरोप तो नहीं है उनके ऊपर, कोई आपत्तिजनक बयान तो नहीं दिया। मंत्रिमंडल में पुराने साथी के तौर पर उन्होंने जो काम किया वो सही ढंग से किया कि नहीं किया, इस तरह की जानकारी को लेकर उनको बुलाया गया है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि अजित पवार दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो अपने थाने के निवास स्थान पर ही है। आज उनके कई मीटिंग के प्रोग्राम थे, उनको भी रद्द किया गया है। प्राथमिक जानकारी यही बताई जा रही है कि अभी उनका इलाज चल रहा है, वो तबियत उनकी खराब है। 2 दिन उनके गाँव से वहां से आने के बाद भी आज उनको डॉक्टर ने सलाह दी कि आप आराम करिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि तो आजाद मैदान है जहां पर शपथ विधि होने वाली 5 दिसंबर को, वहां पर मैदान में जो तैयारी कर रही है उसका जायजा लेने के लिए ठीक है, और भाजपा के बड़े चलिए नेता बिल्कुल अपडेट ये फिलहाल यही है कि अजित पवार जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन पंकज जी, सवाल ये कि मुझे तकरीबन 1999 का वो समय आता है जब महाराष्ट्र में सरकार बनी थी और लगभग वो 1 महीना होल्ड पे रहा था सरकार को लेकर, सीएम को लेकर वो चेहरे पे थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। आज 10 दिन बीत गए हैं और हम अजित पवार की बात करें या एकनाथ शिंदे की बात करें या बीजेपी की बात करें, कहां लगता है कि आपको होल्ड किसकी तरफ से होता है? अजित पवार कह रहे हैं कि हमारी तरफ से क्लियरेंस है, उनकी तरफ से हो गया है। शिंदे साहब बोल ही चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होल्ड है? पंकज जी देखो, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की यंत्रणा चलती है, ज्यादा करके दिल्ली से अगर कुछ कमांड आता है तो वो चीजों को फॉलो किया जाता है। लेकिन जो राज्य स्तरीय पक्ष जो है, अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे जी, इनमें खुद निर्णय ये इनके लीडर खुद लेते, जैसे एकनाथ शिंदे जी लेते और अजित पवार जी लेते। तो आपका सीधा सवाल का जवाब ये है कि भाजपा की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अजित पवार जी भी 90% हो गया है उनका। सिर्फ शिंदे जी के जो 57 MLA है उसमें से कुछ इच्छुक और कुछ नए चेहरे और यंग चेहरे। और 1999 का ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे विलासराव देशमुख साहब के कैप्टनशिप में ये सारी चीजें हुई थी, तब 40 साल के RR पाटिल साहब को वहाँ पे होम मिनिस्टर किया गया था। 37 इयर्स के वो टाइम जयंत पाटिल साहब है, उनको वो टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ऐसे 4-5 बड़े बड़े नेताओं को वो टाइम जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये टाइम भी एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी में से कुछ यंग उम्मीदवार और बीजेपी के भी कुछ यंग उम्मीदवार रहेंगे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि शिंदे गठ के वजह से ही ये विलंब हो रहा है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है उनका बंटवारा सही से नहीं हुआ है। जी, लेकिन सवाल फिर यही है सर कि आप कह रहे हैं कि मंत्रियों को लेके थोड़ा सा होल्ड चल रहा है शिंदे साहब की पार्टी की तरफ से। कल मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि बड़ी जीत है और बड़ा हमारा अलायंस है, लिहाजा कि कौन किसको कितने मंत्री देना है, कहां कुछ है, तो इन समीकरणों को लेकर थोड़ी सी होल्ड की स्थिति है। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं चुना गया है। इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? क्या वहां भी लगभग यही स्थिति नजर आती है आपको? अभी विरोधी पक्ष तो फिलहाल तो पूरा अलग दुविधा वाली मनस्थिति में है, क्योंकि वो सोच रहे कि जितने जल्दी अगर कोई विरोधी पक्ष नेता अगर यहाँ पे चूज होता है तो फिर से आपस में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और वो तो चुनेंगे ही, लेकिन सबसे पहला तो ये शपथ विधि का राह देख रहे हैं विरोधी पक्ष भी, ऐसा किधर तो मुझे लग रहा है। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी की एक हमेशा से आदत रही है कि वो हर
जब नाम की बात आती है तो बिग सरप्राइज देती है। हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने राजस्थान देखा, हमने छत्तीसगढ़ देखा। अगर संभावनाओं के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र में आपका जो अनुभव है, आपका जो आकलन है, वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सरप्राइज भी दे सकती है? भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज नहीं दे सकती है। उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर राज्य के हिसाब से आकलन अलग है। हर राज्य में लीडरशिप की कैप्टनशिप करने वाले जो नेता है वो अलग है। और महाराष्ट्र का राजनीति में आप समझ सकते हो कि लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ और वहाँ पे जितना उनके दिमाग में जो आंकड़ा था, वो आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को, मतलब महायुति को, उतना यश नहीं मिला। लेकिन इंडिया आघाड़ी को महाराष्ट्र में ज्यादा यश मिलने के बाद में सबसे पहला अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने लिया रहेगा तो वो है देवेंद्र फडणवीस जी। और उन्होंने सीधा कैमरा के सामने आके उन्होंने जिम्मेदारी ली कि ये जितना भी हमारा अपयश है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो अगर अपयश की जिम्मेदारी लेने के बाद में 132, 57 और 42 इतना बहुमत लेने के बाद में यहाँ पे कोई भी दावेदार नहीं होता सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा, एक ही चेहरा रहेगा, वो है देवेंद्र फडणवीस। चर्चा लगातार चल रही है महाराष्ट्र पर उठे महा सस्पेंस पर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पंकज जी, सवाल यही है कि अभी हाल ही में बहुत अर्जेंट में अजित पवार साहब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जो अभी तक खबर पहुंची है, तस्वीरें आई हैं सामने, ये मुंबई से दिल्ली तक की जो दौड़ है, मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई तक की, इसके पीछे कैसे देखते हैं आप? अजित पवार जी को अचानक बुलाया गया है, क्या कुछ अर्जेंट बैठक होगी या जो मंत्रियों को लेकर बातचीत चल रही है वही हो सकता है? कैसे देखते हैं आप? सर, अजित पवार जी की जो टीम है उसमें कुछ 13 नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे कि अजित पवार जी खुद, छगन भुजबल जी है, दिलीप वळसे पाटील साहब है, हसन मुश्रीफ जी है, धनंजय मुंडे जी है और धनंजय बाबा आतराम जी है, आदित्य तटकरे जी है, संजय बनसोडे जी, संग्राम जगताप जी, इंद्रनील नाईक जी, मकरंद पाटिल जी, सुनील शेळके जी और माणिकराव कोकाटे जी। अभी मैं बात करता हूँ कि सुनील शेळके जो अभी जस्ट आमदार बने, लेकिन वो उनके जो टेरिटरी है अजित पवार जी की, जहाँ पे उनका बहुत बड़े पैमाने में उनकी ताकत है, वहाँ के ये आमदार है। तो अजित पवार जी ये सोचते हैं कि सबसे पहले कि मेरे यहाँ का मेरा जो जिला है वो मैं सबसे मजबूत कर दूं। और ये जो विदर्भ, मराठा, खानदेश और कोकण, ये 4 जगह को मिलके जो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र पूरा होता है भौगोलिक रीति, तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनके आमदार है उनको अगर मंत्री पद मिलता है या उनको अगर पालक मंत्री पद मिलता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो अजित दादा भी कुछ छोटा नहीं सोच रहे। अजित दादा 2029 का सोच रहे और अजित दादा को जिस तरीके से लोकसभा में सारे समीकरणों को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक की दौड़ जो है वो लगातार चल रही है। फिलहाल पंकज जी, आपका और बाबूलाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस समय सस्पेंस बना हुआ है, महाराष्ट्र में महा सस्पेंस जारी है, लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। 4 तारीख को बैठक होनी है, 5 तारीख को समय और जगह का ऐलान हो चुका है, लेकिन इंतजार है तो बस चेहरे का।